में आया है तब से उन्होंने इसका कैसा इस्तेमाल किया है और इस रिमोट कंट्रोल को वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नितिन जी, आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जहां धोती कुर्ता नहीं तो कुर्ता पजामा, खादी और ये सब चलता है। अब ये एक अध्यक्ष आया है जो कि लिनन शर्ट पहनता है, कलरफुल शर्ट पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है और एकदम कंप्लीटली नॉन नेता लुक आपका है। तो आपको कितनी परेशानी होती है इसमें, या किसी ने आपको बोला कि भाई ये चेंज करके कुर्ता पजामे में आ जाओ अभी? मुझे बहुत लोगों ने कहा, पर मैं नहीं बदला नहीं, मैं बदलूंगा नहीं। जो जैसा मैं रहता था वैसा मैं रहूंगा, जैसा मैं बोलता था वैसा मैं बोलूंगा, जो मुझे जिस प्रकार से मैं काम करता था वैसे काम करूंगा। मैं नेचुरली नितिन गडकरी जो वो दिखना चाहता हूं, मेरे गुणों दोषों के साथ। मुझे कोई नाटक नहीं करना है, कोई वर्चुअल इमेज क्रिएट नहीं करनी है, कोई कमर्शियल लाइसेंसिंग नहीं करना है। 7.5 महीने आपको हुए टेक ओवर किए जब आपने बीजेपी अध्यक्ष पद संभाला। उससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू सब किया था। तो 7.5 महीने में अब हम ये जानना चाहेंगे, 7.5 महीने की कोई 7.5 उपलब्धि आपकी? देखिए, 7.5 में उपलब्धि तो बहुत है। सबसे पहले महंगाई का आंदोलन पार्टी ने हाथ में लिया। दिल्ली में एक विराट प्रदर्शन हुआ और 10 साल के इतिहास में नहीं हुआ इतनी बड़ी संख्या में जनता उसमें आई थी, जो संसद को घेराव डालने का कार्यक्रम था। अभूतपूर्व आंदोलन हुआ। दूसरा कार्यक्रम भारत बंद का हुआ। लोग ऐसा कहते हैं कि पिछले 20 साल में ऐसा बंद नहीं हुआ, इतना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बंद हुआ। और तीसरा, फिर हम राष्ट्रपति को 10 करोड़ भारतीय जनता के स्वाक्षरी हस्ताक्षर इकट्ठा करके हम लोग महंगाई के विरोध में उनको निवेदन करने के लिए, इसमें 10 करोड़ लोगों ने साइन किया है। गडकरी जी, लेकिन जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, ये लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी है, और जाहिर है कि जब आप आए होंगे तो आपकी तुलना, आपके कार्यकाल की तुलना उनके कार्यकाल से की जाएगी। जब तुलना करते हैं तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? आर यू हैप्पी विद योरसेल्फ, या आपको लगता है कि वहां पहुंचने में वक्त लगेगा, या वो जमाना अलग था और अब जमाना अलग है, अब चुनौतियां अलग है? पहली बात तो ऐसे कि अटल जी और आडवाणी जी हमारे रोल मॉडल है और उनकी तुलना में बहुत छोटा हूं। मैं अपने कार्यकाल की तुलना भी उनके साथ नहीं करना चाहता और मुझे लगता है कि वो तुलना इन्हें सूरज के साथ कोई छोटा से दिए की तुलना होगी। पर उन्होंने जो संस्कार दिए, उन्होंने जो प्रेरणाएं दी है, जिन्होंने जो हमको मार्गदर्शन किया है, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, वो विचार हमारे लिए ऐसी एक ठोस रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उसके वो आधार पर हम उन्हीं की मार्गदर्शन में आगे जाएंगे। लेकिन जब आपने पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला तो सबसे बड़ी जो समस्या पार्टी के अंदर चल रही थी वो इन फाइटिंग की थी। और बीजेपी की एक समस्या ये है कि बीजेपी में ऊपर जितने लोग बैठे हैं नेतागण, वो सब हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है सारे के सारे। तो जैसे आपने जिक्र किया अभी कि मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक में जब ये जिक्र आता है कि 2 बड़े नेता अरुण जेटली और राजनाथ सिंह आपस में बात ही नहीं करते, दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं है, एक ग्रुप इधर बैठा है, दूसरा ग्रुप उधर बैठा है, तो आपको कितना आपको लगता असहाय महसूस करते हैं आप, या फिर उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत कराई जाए? आपके सवाल में मेरा जवाब है। आपने कहा कि आप जब आए तब आपके पार्टी में इन फाइटिंग नेताओं में चलती थी यानी पास इसका मतलब मेरे आने के बाद नहीं चल रही, ये मुझे आपने कॉम्प्लीमेंट किया। पहली बात, ये अरुण जी और राजनाथ जी की चर्चा ही नहीं हुई है और मेरे भाषण में मैंने उनको नामों का उल्लेख भी नहीं किया था। जो उदाहरण दिया था वो उनके लिए था भी नहीं। और अरुण जी और राजनाथ सिंह जी मेरे सामने एक बार नहीं 1000 बार बातचीत कर चुके हैं और अभी बहुत अच्छा है और पार्टी भी अच्छी चल रही है, कार्यक्रम अच्छे हुए हैं, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है। और देखिए, इस ताकत के भरोसे मेरा पूरा विश्वास है कि 2014 में हमारी जीत होगी। और दूसरी एक बात मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूं, पर एक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो काम मैंने हाथ में लिया है उसमें 100% सक्सेस ही मिला है। तो ये तो हमारे नेताओं का आशीर्वाद और आप सबकी शुभेच्छा, इसके आधार पर मैं एक पॉजिटिव विश्वास के साथ ये बता सकता हूं कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी 2014 में यशस्वी होगी और इसमें काफी बढ़ोतरी होगी। वोट बैंक हमारा जो परसेंटेज है वो भी हम 8-10% से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन राज्यों में हम नहीं है वहां भी कार्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से आप आए हैं खबरों में, लेकिन आप हमेशा बने रहते हैं लगातार। जैसे कभी आपने वो अफजल गुरु को दामाद बता दिया कांग्रेस का, या मुलायम और लालू के लिए कुछ बोल दिया। तो देखिए, पहली बात आपको मैं बताता हूँ कि मैंने मुलायम सिंह जी और लालू को जो कहा गया वो कभी नहीं कहा। मैंने एक मुहावरा कहा था और उसमें कभी उनको मैंने कुत्ते जैसे कहा नहीं है।
फिर भी इसके बाद में उनको भी जरा आपत्ति है। उन्होंने कहा तो वो देश के बड़े नेता है, मैंने तुरंत उससे क्षमा मांगी और शब्द वापस लिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 6 साल हुए अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं दी जा रही है। केंद्र के कांग्रेस के उस समय के गृह मंत्री जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 4 साल इस फाइल पर साइन मत करो करके कहा है, ये रिकॉर्ड पर आया हुआ है। जो बेचारे सुरक्षा कर्मियों ने बलिदान किया, उनकी विधवा पत्नी और बहनों ने अपने मिले हुए मेडल प्राइम मिनिस्टर के पास वापस करने के लिए वो लेकर गई थी। मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय करने के बाद 6 साल हुए अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं होती, तब मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं सजा देते? क्या कांग्रेस का वो दामाद है क्या? तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि इस मेरे वाक्य में अश्लील क्या है, अपमानजनक क्या है, अभिरुचि संपन्न या गलत इसमें से क्या है? आप ही मुझे बताइए कि 3 शब्दों में मैंने क्या गलत कहा है? नहीं, उस वक्त जो विरोध हुआ था वो ये था कि आप अपनी बात उसको बिना दामाद बनाए भी कह सकते थे। चलिए, मैंने कही है बात, देखो मैं पीछे नहीं हटा, मैंने बात कही है। आप जब 2014 में आएंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे, अगर 2014 तक उसको फांसी नहीं हुई तो आप क्या ये कह रहे हैं कि 2014 अगर ये ऐसे ही लटकता रहे मामला? क्या तो सुप्रीम कोर्ट के, देखो एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आप मुझे भी मौका दीजिए। एक आतंकवादी को जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देती है, उसको सजा नहीं दी जा रही, इसके बारे में आप मीडिया के हमारे बंधु कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे हम। क्यों इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्यों इस पर चुप बैठ रहे हैं? अगर मुझे तो मेरे ऊपर, वे तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। मैंने तो भारत की जनता की भावना व्यक्त की है, और ये भावना आम आदमियों के, आपके टीवी पर जो वोटिंग हुआ, भी मैंने सही कहा कि गलत कहा? 90% लोग, 95% लोगों ने कहा कि सही कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के विरोध में नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवादियों के खिलाफ है, और आतंकवादी कोई भी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमने मांग की। इस पर हम पूछेंगे, गुजरात के बारे में बात करेंगे, सोहराबुद्दीन के बारे में आपसे बात करेंगे, और आपने जो टीम अपनी बनाई है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो नितिन जी से हम उनकी नई टीम के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा आरोप नितिन जी के ऊपर लग रहा है वो ये है कि नितिन जी ग्लैमर को ले आए हैं बीजेपी में, और स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, वाणी त्रिपाठी, किरण खेर, ये सारे लोग अभी नितिन जी के आसपास नजर आते हैं। इस पर हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे इस ब्रेक के बाद। Distro, high definition. Don't just see it, be it. Watch India Sri Lanka series in HD, exclusively on Dish TV. Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best places are always planned with children in mind. HDIO, the new face of real estate. जितेंद्र साहब का बेटा होने के नाते आपको हो सकता है एक इजी एक्सेस, एक इजी एंट्री मिली होगी फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आप एक आम बैकग्राउंड से आते हैं, कितना मुश्किल हो सकता है एक अच्छे गुड लुकिंग लड़के या लड़की के लिए आपकी तरह बनना? अगर आप चाहे एक फिल्म फैमिली से हो तो आपको कोई लॉन्च करने वाला मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रगल शुरू होती है वो हर किसी के लिए होती है। इंडस्ट्री में आना एक स्ट्रगल अलग होती है, इंडस्ट्री के अंदर आकर फिर अपने पैर जमाना वो एक अलग स्ट्रगल होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हमारे मेहमान हैं नितिन गडकरी, बीजेपी के अध्यक्ष। और अगला सवाल हमारा उनसे, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया था, वो ये है कि नितिन जी, आपकी टीम की सबको बहुत बहुत इंतजार था जब आपने कहा मैं आऊंगा, अपनी नई टीम लाऊंगा।
लेकिन अब लोगों का कहना है कि आपने बीजेपी में एक ग्लैमर का तड़का लगा दिया है और आप बिल्कुल किशन कन्हैया की तरह आप जो है सुंदर सुंदर महिलाओं से घिर गए हैं और आपकी टीम में देखिए स्मृति ईरानी है, हेमा मालिनी है, वाणी त्रिपाठी है, तो कोई खास वजह इतना सुंदर सुंदर चेहरे आप ले आए? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि ये सब केवल कलाकार नहीं है, तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। हेमा मालिनी जहां भी पार्टी का कार्यक्रम होता है, कितने भी दूर हो, वहां कोई तकरार न करते हुए जाती है, प्रवास करती है और बहुत कर्मठता से पार्टी का काम करती है। वो केवल फिल्म अभिनेत्री नहीं है, तो कार्यकर्ता करके भी ज्येष्ठ है और इसलिए उनका उपाध्यक्ष करके चयन किया। और स्मृति ईरानी तो महिला मोर्चा का अध्यक्ष बन गई, बहुत अच्छा काम करी, देश में घूम रही है, आंदोलन कर रही है और उसने अपनी क्षमता एक कार्यकर्ता करके भी सिद्ध कर दी है। वाणी भी वैसी ही कार्यकर्ता है। किरण खेर एमए इन इंग्लिश है, फर्स्ट मेरिट आई हुई है चंडीगढ़ में, बहुत होशियार है, प्रतिभाशाली है, टीवी में इतना अच्छा बोलती है और ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को और समाज के केवल फिल्म इंडस्ट्री की है, इसलिए उनको अलग रखना ठीक नहीं है, तो मैंने उनको अवसर दिया है। आप चेंज लाना चाहते थे, मैं कुछ और लोगों के नाम लेता हूँ, ये ग्लैमर के लोग नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान है, विनय कटियार है, मुख्तार अब्बास नकवी, विजय गोयल, वसुंधरा राजे, ये सारे लोगों को आपने अपनी टीम में जब लिया, लेकिन ये वो लोग थे जो कि या तो चुनाव हार चुके थे या अपना राज्य गंवा चुके थे, कहीं ना कहीं से हार कर आए थे। तो वसुंधरा जी है या विनय कटियार जी है या धर्मेंद्र प्रधान है, ये सब अच्छे कार्यकर्ता है। चुनाव हार जीत से व्यक्तियों का मूल्यमापन, एक समय अटल जी भी चुनाव हार गए थे। देखिए, मुझे लगता है संगठन के लिए जो काम करने के लिए तैयार है और संगठन के प्रति काम करने की जिनकी प्रतिभा है, क्षमता है, ऐसे लोगों को और विशेष रूप से नए चेहरों को प्रोत्साहित करने का इसमें मैंने प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों की अभी शिकायत ये रहती है कि भाई आप जो टीम लेकर आए वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो लोग पहले पार्टी चलाते थे बड़े नेता, अभी भी वही लोग पार्टी चला रहे हैं, वही बड़े नेताओं की चलती है अभी भी। मैं सभी को विश्वास में लेकर, सभी को कार्य का अवसर देकर, सभी को साथ में लेकर काम करना चाहता हूं और जहां मुझे उचित लगता है वहां अगर निर्णय करना है कोई, तो मैं करने के लिए हिचकिचाहट भी नहीं करता, मैं निर्णय भी करता हूं। जी, अभी मेरे पास एक पेपर है जिसमें आफ्टर दिसंबर 2009 उपलब्धियां गिनाई गई हैं, उसमें मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूं। Akalis were made to listen to state BJP. AGP was clearly told that we will not compromise on illegal infiltrators. JDU was given a message loud and clear, and Shiv Sena too now realizes that it cannot alone call the shots. तो ये जो पूरा सेंटेंस है आपके सहयोगी दलों के बारे में है, लेकिन और इसमें ये भी है कि जेडीयू को साफ संदेश दे दिया गया। लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार किस तरीके से खुलेआम ये बोल रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते, वो वरुण गांधी को वहां नहीं चाहते। और ये जो पूरा एपिसोड हुआ, इसमें उन्होंने ये बता दिया कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है, एंड हु विल कॉल द शॉट्स। देखिए, जो पेपर है इसमें जो आप जिस प्रकार से अधूरा वाक्य कहा है, वैसा वो नहीं है। पहली बार बिहार के इतिहास में जेडीयू और बीजेपी मिलकर हमने एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड, एक विकास की नई दिशा देने वाली सरकार को चलाया। लोगों में उसके प्रति पॉजिटिव विश्वास है और उस बात को लेकर हम मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे इसके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे सीटों की संख्या के बारे में भी हमारा निर्णय हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि हम कॉमन प्रोग्राम बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे और आज ऐसे कोई विवाद के विषय भी उसमें नहीं है। अच्छा, चलिए अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बिहार के विकास के लिए मान लीजिए आपको ये फैसला लेना पड़ा कि नरेंद्र मोदी वहां नहीं जाए, क्योंकि वहां नहीं चाहती आपकी सहयोगी पार्टी, वरुण गांधी वहां नहीं जाए, तो आप बिहार के विकास के लिए इतनी कुर्बानी देने को तैयार हैं?